हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। तो अब जितनी भी मेरी 10th क्लास की जनता है वो जल्दी जल्दी आ जाओ। सिंस ये आप लोगों की बोर्ड क्लास है, 10th क्लास है, तो थोड़ा सा अलग वे में, डिफरेंट वे में हम 9th क्लास से पढ़ेंगे और चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम का जो डर है, जो हवा है, वो आपके दिमाग में ऐसे निकल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से कर देना। आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हम वन शॉट में खत्म करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स, जो टिट बिट्स हैं आपके चैप्टर में, वो भी हम ना छोड़े। देखो बेटा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इस चैप्टर में बेसिकली हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। काफी कुछ हम इस चैप्टर का क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और हम हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आई नो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देता है। तो लेट्स स्टार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले हम थोड़ी सी ना मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्या है। देखो बेटा, मूवमेंट्स और चेंजेस इन पोजीशन आर एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आप सभी को पता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही मूवमेंट, अपने आप से मूवमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, मूवमेंट या फिर उनकी चेंज इन पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। Movements occur in response to changes in the environment. Living organisms में movement क्यों होती है? हम अपनी मर्जी से ही तो बैठ के चलने नहीं लग जाते हैं। अगर हमारे आसपास की environment में कुछ चेंज आ रहा है, जैसे आप मान लो एक कैट है, ठीक है, वो उसको कोई चूहा दिखता है, वो उस चूहे के पीछे भागने लगती है, या फिर हमारी आईज पे बहुत ब्राइट लाइट फोकस होती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ अगर चेंजेस हमारी एनवायरनमेंट में आते हैं तो हम कोई ना कोई मूवमेंट या हमारी बॉडी का चेंज इन पोजीशन शो करते हैं। मूवमेंट दो टाइप की होती है, इसको ध्यान से समझना है। एक होती है ग्रोथ मूवमेंट और एक होती है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ग्रोथ कि जो कुछ लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें, जब प्लांट्स छोटे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, जब एक सीड जर्मिनेट करना शुरू करती है और धीरे धीरे सॉइल को पुश करके वो बाहर आने लगती है, तो वो मूवमेंट शो करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, साथ ही साथ वो ग्रोथ भी शो करती है। वहीं अगर हम नॉन ग्रोथ मूवमेंट की बात करें तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है वो कोई ग्रोथ नहीं दर्शाती है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं विदाउट शोइंग एनी ग्रोथ। एनिमल्स में आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अगर कोई ब्राइट लाइट आती है हमारी आंखों पे, या फिर एक जो कैट है वो भागना शुरू कर देती है चूहे के पीछे। तो मूवमेंट दो टाइप की होती है, ग्रोथ और नॉन ग्रोथ मूवमेंट। मूवमेंट्स आर हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। जो मूवमेंट्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से होती हैं हमारी बॉडी में। धीरे धीरे करके वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये एग्जांपल्स देख लो। देखो, सबसे पहला है कैट रनिंग बिहाइंड अ माउस। ये जो कैट है, इसके एनवायरनमेंट में एक चेंज आया कि इसने देखा कि भाई चूहा है, मेरा खाना है, तो वो उसके पीछे भागने लग गई। नंबर 2, व्हेन द प्लांट्स जर्मिनेट। जब प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं, साथ साथ में ग्रोथ शो करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, जो बफलो है वो अपना खाना बहुत टाइम तक चबाती रहती है, च्यू करती रहती है, ताकि उसका जो टफ फूड कंपोनेंट्स है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए। और फाइनली अगर हमारी आंखों पे कोई बहुत ब्राइट लाइट पड़ती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो थोड़ा सा इस चैप्टर के नाम को भी जस्टिस दे देते हैं, समझ लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है। देखो बेटा, जब हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं,
उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हेन वेरियस बॉडी पार्ट्स वर्क इन अ रेगुलेटेड मैनर, कोई फंक्शन को अचीव करने के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जब एक साथ काम करते हैं, उससे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अब आप ये एग्जांपल देख लो, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होनी होती है तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स या बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स एक साथ अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो आंखें हैं वो खाने को लोकेट करती हैं, ढूंढती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे हाथ हैं, हमारे हैंड से हम उस खाने को उठाते हैं, अपने मुंह तक लेके जाते हैं, एंड वी कीप इट इन आवर माउथ। फिर जो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो उस फूड को मॉइस्टन कर देता है, और जो हमारी जो टंग है वो उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी परसीव करती है कि ये बिटर है, सॉल्टी है या स्वीट है। उसके बाद क्या होता है, खाना जाता है हमारी ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर हमारे स्टमक में, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, एनस में, वहां से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं किसको कराने में, डाइजेशन को कराने में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है नर्वस कंट्रोल, दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं एनिमल्स में। जब मैं आपको 9th क्लास में नर्वस टिश्यू पढ़ा रही थी तो मैंने आपको इसका बहुत मेजर पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम में भी देख लो, कि जो नर्वस सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एक होता है आपका ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होता है आपका नर्व्स। क्या होता है, हमारी बॉडी का जो डिसीजन मेकर है, जो माई बाप जिसको आप कह सकते हो, वो है हमारा ब्रेन। जब भी बॉडी को कोई क्विक डिसीजन लेने की जरूरत होती है तो वो डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन। लेकिन ब्रेन बहुत ज्यादा आलसी है, अपनी तरफ से वो डिसीजन बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए उसने रखा हुआ एक सेक्रेटरी, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जब ब्रेन डिसीजन ले लेता है, फिर वो डिसीजन भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो उस डिसीजन को रेगुलेट करती है। लेकिन अपने मालिक को देखने के बाद भी स्पाइनल कॉर्ड भी कहती है, छोड़ो यार, मुझे भी आलस आ रहा है। उसने भी अपने आगे अपने सर्वेंट्स रख ली हैं, जिससे हम बोलते हैं नर्व्स। क्या मतलब है इसका, ब्रेन ने एक डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को ब्रेन ने पास कर दिया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने उस इंफॉर्मेशन को, उस डिसीजन को कि हाँ भाई इस बॉडी ऑर्गन से ये काम कराना है, थ्रू नर्व्स उस बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया। तो उस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाती है, उससे हम बोलते थे नर्व इंपल्स। इतना क्लियर है। दूसरा टर्म मैंने यूज किया था स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई क्या होता है, स्टिम्युलस बेटा, अगर हमारी एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा सडन चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी ब्रेन को कोई एक्शन लेने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, वो हॉट ऑब्जेक्ट हमारी ब्रेन के लिए एक स्टिम्युलस है कि भाई जल्दी बताओ कि मुझे हाथ हटाना है। तो ऐसे चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ब्रेन को एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिम्युलस। अब देखो कि मैंने ये नर्व इंपल्स और स्टिम्युलस दोबारा यहाँ क्यों समझाया है। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है वो 2 टिश्यूज की वजह से होती है। एक होता है नर्वस टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू। अब ये दोनों आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। For perceiving stimuli and provide stimuli to nervous system requires receptors and effectors. अब देखो, हमारी बॉडी ने ये डिटेक्ट तो कर लिया कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक स्टिम्युलस है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल चेंज हुआ है, लेकिन वो स्टिम्युलस को हमारी ब्रेन तक पहुंचाने के लिए और ब्रेन से वापस डिसीजन उस ऑर्गन तक लाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, वरना ब्रेन तक वो डिसीजन, वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। हमारी बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स एक तरह से वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। नोज में हो गया, ईयर्स में हो गया, आईज में हो गया, टंग में हो गया, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, उसके अंदर आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनका काम होता है परसीव द स्टिम्युलाई। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस
हमने किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को टच किया है तो वो रिसेप्टर्स, उस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां से वो इंफॉर्मेशन भेज देंगे ब्रेन में। और इफेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, इफेक्टर्स भी ना उसी ऑर्गन में ही प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर्स का क्या काम होता है, a part of the body which can respond to stimulus according to instructions sent from the nervous system। एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो रिसेप्टर फटाफट से वो स्टिम्युलस को समझ जाएगा और इंफॉर्मेशन भेज देगा कहाँ पे, ब्रेन में। ब्रेन डिसीजन लेगी, उसको स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगी, स्पाइनल कॉर्ड उसको नर्व्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन, जो हमारा जो हैंड में इफेक्टर प्रेजेंट होगा, नर्व्स उसको बता देगी कि भाई हाथ फटाफट से हटाओ, और वो इफेक्टर ऑर्गन हाथ हटा देगा। इफेक्टर ऑर्गन या तो कोई ग्लैंड हो सकता है या तो कोई मसल हो सकता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं और रिसेप्टर्स का काम क्या होता है। हमारी बॉडी में कुछ टाइप के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में मेनली 4 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पे से क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है तो इसको ध्यान से समझ के याद करना। नंबर 1, पहला जो रिसेप्टर है वो है फोटो रिसेप्टर। फोटो से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ इमेज का काम होगा, और हमारी बॉडी में इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारी आंखों में। तो जो फोटो रिसेप्टर है वो लाइट को डिटेक्ट करके हमारी आंखों में इमेज फॉर्म कर देती है, और फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द आईज। नंबर 2 आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गट, गस्टेटरी माने गट की जहां बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी टंग से, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होगा। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और वो हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 आर थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात होती है, और हमारी बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है वो है स्किन। स्किन को ये पता चलता है कि बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, तो जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर, हीट और कोल्ड को, और थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। 4th जो रिसेप्टर है वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जहां पे भी ऑल्फैक्टरी वर्ड आ गया है वो हमेशा नोज से या स्मेल से ही कनेक्टेड होगा। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल और प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज के अंदर। तो क्या होते हैं 4 टाइप के रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द आईज, गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द टंग, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्किन, एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नोज। अगर हम नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं तो बिना न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझे तो नर्वस टिश्यू आप नहीं समझ सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन क्लास 9th। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, थोड़े एक्स्ट्रा मसाले के साथ समझ लेते हैं। देखो, ये है आपका डायग्राम एक न्यूरॉन का। आप सभी को पता है कि जो नर्वस टिश्यू का जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के बीच में एक सेल बॉडी होती है जो मैंने मार्क करी है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इस सेल बॉडी को हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। अब जो सेल बॉडी है उससे अराइज करते हैं कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस, जो मैंने डायग्राम में मार्क किया है। इस हेयर लाइक एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब इसी सेल बॉडी से एक लंबा सिलेंड्रिकल टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। अब आपको जो मैंने एरिया मार्क करके दिखाया है, इस एक्सॉन के आसपास एक कवरिंग है, एक शीथ है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ का काम यही होता है कि ये एक्सॉन को या न्यूरॉन को किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से बचा के रखती है। अब फाइनली इस डायग्राम में आपको जहां माइलिन शीथ दिख रही है, माइलिन शीथ के बीच में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे गैप है। उन गैप्स को, उन एरियाज को जहां पर गैप्स हैं माइलिन शीथ में, हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। और फाइनली ये जो एक्सॉन है, इसका जो लास्ट एंडिंग है, जो टर्मिनल एंड है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे टर्मिनल एंडिंग दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। तो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में होती है साइटोन सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस सेल बॉडी से अराइज करते हैं हेयर लाइक एक्सटेंशंस जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसी सेल बॉडी से एक सिलेंड्रिकल टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम
एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन को कवर करती है एक माइलिन शीथ, जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से। माइलिन शीथ में कुछ ऐसे गैप्स होते हैं बिटवीन द माइलिन शीथ, जिन गैप्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। और फाइनली जो एक्सॉन है वो डिवाइड कर जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर। 9th क्लास में हमने एक और टर्म पढ़ा था जिस टर्म का नाम है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। एक न्यूरॉन जहां पे खत्म हो रहा है, मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल्स, और दूसरा न्यूरॉन जहां से शुरू हो रहा है, मतलब दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज, आपस में बहुत ही पास में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इस पॉइंट को जहां पे एक्सॉन टर्मिनल्स और डेंड्राइट्स बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं लेकिन बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनैप्स। तो इस साइनैप्स का क्या काम है, इसी साइनैप्स के थ्रू ही एक न्यूरॉन से जो इंपल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। मैंने क्या बताया, साइनैप्स में एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो बहुत ही पास होते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के, और इस पॉइंट को जहां पे एक्सॉन टर्मिनल्स और डेंड्राइट्स बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनैप्स। और इसी साइनैप्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स ट्रैवल करती है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन ने तो इंपल्स को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, इंपल्स को ट्रैवल भी करा दिया, लेकिन ये जो इंपल्स है ये उस ऑर्गन तक कैसे पहुंचती है जिसने अपना फंक्शन करना है। ये जो साइनैप्स है ये उस ऑर्गन के, पर्टिकुलर ऑर्गन के मसल को जाकर इंपल्स दे देता है। लेकिन वो कैसे, अगर साइनैप्स ने उस ऑर्गन के मसल को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं न्यूरॉन और मसल्स भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। यस, हमारी बॉडी में एक चीज प्रेजेंट होती है जिससे हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस पे से क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम देखो, ये है आपकी बॉडी का न्यूरॉन, ठीक है, जो एक्सॉन एंडिंग्स हैं, ये एंडिंग्स जुड़ी हुई होती है एक मसल के साथ, और उस पॉइंट को जहां पे न्यूरॉन मसल के साथ कांटेक्ट करता है उसे ही हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मैंने क्या बताया, जो एक न्यूरॉन होता है उसकी जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं वो मसल से कनेक्टेड होते हैं, और जिस पॉइंट पे एक्सॉन टर्मिनल्स न्यूरॉन के मसल से कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आगे बढ़ने से पहले आपके पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर लॉक कर दिए जाए, शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं बोर्ड एग्जाम में क्या आता है। ये डिफरेंसेस बिटवीन डेंड्राइट्स और एक्सॉन, अगर आप नॉलेज दुनिया से पढ़ोगे आपको हर चैप्टर में ऐसे ही बहुत सारे मार्क्स यहीं के यहीं लॉक करा दिए जाएंगे। आपको बता दिया जाएगा कि पेपर में कहां से क्वेश्चन आता है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सॉन में और डेंड्राइट्स में डिफरेंस क्या होता है। जो डेंड्राइट्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सॉन जो है वो एक ही होता है इसलिए वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी से, एक सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, लेकिन अगर एक्सॉन की बात करें तो एक सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सॉन निकलता है। डेंड्राइट्स के जो एंड्स होते हैं ना वो टेपरिंग होते हैं। डायग्राम में देखो, जो डेंड्राइट्स हैं इसके जो एंड हैं वो टेपरिंग है। वहीं अगर हम एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन के जो एंड्स होते हैं डायग्राम में देखो वो नॉब शेप के होते हैं, बल्ब शेप के होते हैं। और फाइनली जो डेंड्राइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये जो इंपल्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं सेल बॉडी तक, मतलब कि जो हमारी जो बॉडी से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको जो सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। और जब ब्रेन ने डिसीजन ले लिया, उसको स्पाइनल कॉर्ड ने नर्व्स तक भेज दिया, तो उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से ले जाने का काम कौन करता है, एक्सॉन, ठीक है। अब देखो,
व्हाट हैपेंस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा और कहीं ना कहीं आपको डायग्राम के थ्रू किसी ना किसी टीचर ने समझा दिया होगा, लेकिन 10th क्लास में ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड सडन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलाई। जब हमारी बॉडी ने एक स्टिम्युलाई को डिटेक्ट कर लिया, उस स्टिम्युलाई के अगेंस्ट जो इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं और सडन एकदम से जो रिएक्शन हमारी बॉडी देती है, उस एक्शन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस वेयर डिले कैन बी हार्मफुल। अगर हमारी बॉडी कोई ऐसे स्टिम्युलाई के कांटेक्ट में आती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कैसे होता है? ऐसा तो नहीं है कि एकदम से स्टिम्युलाई आई, ठीक है, और जिस पार्ट पे स्टिम्युलाई आई उसी पार्ट ने अपने आप से बातें करके एक्शन ले लिया। बिल्कुल नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये फ्लो चार्ट समझो। देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी एक स्टिम्युलाई के कांटेक्ट में आई, ठीक है, उस स्टिम्युलाई को कौन रिसीव करेगा, कौन उस स्टिम्युलाई का स्वागत करेगा? रिसेप्टर्स स्वागत करेंगे, ठीक है। फिर वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? वो रिसेप्टर्स वो जो स्टिम्युलाई की इंफॉर्मेशन है उसको जाकर किसको दे देंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के वो न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंपल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको कहाँ देंगे? ऑब्वियसली भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में ही तो देंगे। फिर ब्रेन फटाफट से एक्शन लेता है कि इस स्टिम्युलस को कैसे, इस स्टिम्युलस के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है। फिर ब्रेन से जब स्पाइनल कॉर्ड में वो एक्शन आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स से जब वो एक्शन आता है तो नर्व्स से वो एक्शन बेटा इफेक्टर ऑर्गन तक कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को ऑर्गन तक लेके जाते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन वो रिस्पॉन्स को कंडक्ट करवा लेता है। तो इस पूरे पाथवे को, इस पूरे प्रोसेस को, the pathway where the stimuli travels from receptor organ to effector organ is known as reflex arc। ये पूरा पाथवे जब जैसे स्टिम्युलस जो है और उसके रिस्पॉन्स तक, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। Spinal cord is the point where the reflex originates because reflex arc is present in the spinal cord। जितना भी reflex action होना होता है वो spinal cord से शुरू होता है, क्योंकि spinal cord में हमारी ये reflex arc present होती है, ये जो मैंने आपको pathway बताया है। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चों को कुछ न्यूरॉन्स में कंफ्यूजन होती है। हमारी बॉडी में बेटा 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 तरह के न्यूरॉन्स क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? जो रिसेप्टर ऑर्गन है जिसने इंफॉर्मेशन का स्वागत किया, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आना, ठीक है। थर्ड टाइप का न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन बेटा मीडिएटर है, ये बीच का बिच्छू है। ये क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन को जो स्पाइनल कॉर्ड में लेके आना होता है ना, मतलब ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है वो रिले न्यूरॉन्स लेके आता है। तो मैंने आपको क्या बताया? रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, मतलब जब ब्रेन ने डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड जो डिसीजन जाता है वो लेके जाता है बेटा रिले
न्यूरॉन्स। हमने इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे समझ लिया है, ठीक है, हम समझ गए हैं कि हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एग्जामिनर को बिल्कुल बता देते हैं कि भाई नॉलेज दुनिया से पढ़ के आए हैं, कुछ भी पूछ लो, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। डायग्राम देखो, जब भी हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है तो क्या होता है, उसको पकड़े रखते हो आप बहुत देर तक, वेट करते हो हाथ के जलने का? नहीं, इमीडिएटली हम हाथ हटा लेते हैं। वो एक सेकंड भी पूरा नहीं लेता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम वो हाथ हटा लेते हैं। लेकिन वो कैसे हमारे हाथ को पता चलता है कि हमें हटाना है? जैसे ही हमारी बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, हमारी बॉडी में ये रिफ्लेक्स आर्क शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये देखो, जैसे कि ये हमारा हैंड है, इसने टच कर लिया एक हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट हैंड के लिए क्या होगा? स्टिम्युलस होगा। अब इस स्टिम्युलस का स्वागत कौन करेगा कि हाँ भाई, पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी ने कोई स्टिम्युलस के कांटेक्ट में आई है? इस केस में जो रिसेप्टर होगा वो स्किन होगी, क्योंकि स्किन ही तो सबसे पहले कांटेक्ट में आती है। अब फटाफट से ये रिसेप्टर क्या करेगी, इस रिसेप्टर में जो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ले जाएंगे इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना काम करेगी, डिसीजन लेगी कि हाँ भाई ये हाथ को तो हटना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टर ऑर्गन को देंगे। इफेक्टर ऑर्गन इस केस में क्या होगा? मसल्स ऑफ द हैंड, और इमीडिएटली हमारा हाथ पीछे हट जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? स्टिम्युलस है एक हॉट ऑब्जेक्ट, उस स्टिम्युलस को परसीव किया स्किन ने, जो रिसेप्टर है। स्किन फटाफट से सेंसरी न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देगी, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजन लेगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक, जो कि मसल्स ऑफ द हैंड है, इंफॉर्मेशन पास कर देगा और फटाफट से रिस्पॉन्स हो जाएगा कि भैया हाथ हटा लो। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होना, देख लेते हैं। नंबर 1, दे प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्सेज। अगर हमारी बॉडी में ये रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो बहुत ही धीरे से रिस्पॉन्स होगा कि भैया अच्छा हाथ हटा लिया है, अब सोच लो हाथ हटाना है हॉट ऑब्जेक्ट से या नहीं, तो वो हाथ वहीं जल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। दे प्रिवेंट इंजरी, किसी भी टाइप की इंजरी होने से पहले ही वो उस इफेक्टर ऑर्गन को बता देते हैं कि भैया फटाफट से अपना हाथ हटा लो। और नंबर 3, दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर इंजरी से ही हमारी बॉडी अपने आप को नहीं बचा पाएगी तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं किसके? रिफ्लेक्स एक्शन के। अब ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में हमने नर्वस सिस्टम की तो बात कर ली, वो कैसे काम करता है वो भी समझ लिया। हमारी बॉडी में 2 टाइप के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। घबराने की कोई भी बात नहीं है, दोनों बहुत इजी हैं और दोनों आपको यहीं के यहीं याद करवा के भेजे जाएंगे। देखो, एक हम पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम होगा अभी तक तो आप समझ ही गए हो कि ये इंफॉर्मेशन को परसीव करता है बाकी सारी बॉडी पार्ट से और उस इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक होता है स्पाइनल नर्व्स। वैसे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट्स ही पढ़ने हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बाकी सारे बॉडी पार्ट्स से। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू भेजता है, इसीलिए पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं,
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स हमारी बॉडी में ब्रेन से निकलती हैं वो होती है क्रेनियल नर्व्स, और हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और हमारी बॉडी में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा था वो था ब्रेन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से ब्रेन से ही आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। कुछ कंपोनेंट्स हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक करके उनको समझना है। देखो, जो ब्रेन है वो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है। जितने भी डिसीजंस हमारी बॉडी में लिए जाते हैं वो ब्रेन ही लेती है। अब इस ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये डायग्राम में आप देख लो। ये जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी का माई बाप है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर्स इन तीनों पार्ट से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर ब्रेन क्या होता है। देखो, फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जिस पार्ट में थिंकिंग होती है कि इस डिसीजन को कैसे करना है, कब करना है, वो पार्ट है फोर ब्रेन। Has regions which receives sensory impulses from various receptors। जो impulses receptors ब्रेन को भेजते हैं उनका वेलकम कौन करता है? उनका वेलकम करते हैं यही फोर ब्रेन, क्योंकि इनके पास होती है सेंसरी रिसीव करने के लिए, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करने के लिए भी इनके पास पूरा इंतजाम होता है। Separate areas of the forebrain has specialized for hearing, smell and sight। हमारा जो hearing capability है, सुनना, देखना, स्मेल करना, ये सारा कुछ कौन बताता है हमारी बॉडी को? ये सारा कुछ फोर ब्रेन ही बताता है। अब ये डायग्राम देखो, मैंने मार्क किया है एक टर्म सेरिब्रम। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो फोर ब्रेन है उसमें स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए। तो वो एरियाज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में मैंने एक चीज मेंशन करी है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी मैंने आपको बताया था, जहां पे भी ऑल्फैक्टो वर्ड आ गया मतलब वो स्मेल से कनेक्टेड है। तो जो लोब स्मेल को डिटेक्ट करती हैं वो होती हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। उसके बाद मैंने फ्रंटल लोब्स मेंशन किए हैं। फ्रंटल लोब सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होती है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, दिस इफ आई एम स्पीकिंग एनी काइंड ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट जो मैं खुद से कर रही हूँ हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी फ्रंटल लोब ही कोऑर्डिनेट कराती हैं। उसके बाद डायग्राम में देखो पेराइटल लोब्स। सबको भूख लगती है, सबको अपने टाइम से भूख लग जाती है, तो ये जो हंगर है, जो हमारी बॉडी को बताता कौन है कि भाई भूखे हो खाना खा लो, ये करती है पेराइटल लोब्स। तो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स, फ्रंटल लोब्स और पेराइटल लोब्स, ये जो रीजन है ब्रेन का, ये बनकर टोटली बनकर हमें मिलता है फोर ब्रेन। जो दूसरा जो पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है मिड ब्रेन। मिड मतलब बीच में प्रेजेंट होता है और ये थोड़ा छोटा एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है। मिड ब्रेन क्या करता है? ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। दैट मीन्स वही बीच का बिच्छू है, मीडिएटर है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन। और हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कोई आईज पे कोई ब्राइट लाइट पड़ती है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, दैट्स इनवॉलेंट्री, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो ऐसे जितने भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। अब हम चलते हैं हमारी ब्रेन के थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है हाइंड ब्रेन। मैक्सिमम 1 मार्क का क्वेश्चंस आपको पेपर में हाइंड ब्रेन से ही देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला।
सबसे पहले हम सेरिबेलम समझ लेते हैं। ध्यान रखना है ये फोर ब्रेन का सेरिब्रम नहीं है, ये हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फोर ब्रेन में होता है वो सेरिब्रम होता है और जो हाइंड ब्रेन में होता है वो सेरिबेलम होता है। ये डायग्राम देखो, मैंने अच्छे से क्लियरली आपको सेरिबेलम दिखाया है। हमारी ब्रेन का जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिबेलम, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द सेरिब्रम। डायग्राम में देखो, इट लाइज बिहाइंड द सेरिब्रम, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है तो उससे ये सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग या फिर राइडिंग द बाइसिकल, तो इस फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो कौन मेंटेन करके रखता है? वो मेंटेन करता है सेरिबेलम। सेकेंड पार्ट जो हाइंड ब्रेन का है वो है मेड्यूला। देखो, मेड्यूला जो है ना वो हमारी ब्रेन का हिंडर मोस्ट पार्ट है, बहुत ही शर्माता है, इसलिए सबसे छुपा हुआ पार्ट हमारी जो ब्रेन का है वो है मेड्यूला। इट लाइज बिलो द सेरिबेलम। ये डायग्राम देखो, ये आपका सेरिबेलम मैंने आपको दिखाया था, सेरिबेलम के नीचे आपका मेड्यूला प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला है ये दोस्ती में बिलीव रखता है, ब्रेन से शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यू करता है। कौन? मेड्यूला। हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, सलाइवेशन, जो सलाइवा बनता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है या फिर वॉमिटिंग होती है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सारे के सारे ये मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। जो थर्ड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का वो होता है पॉन्स। अब ये पॉन्स क्या करता है? ये कनेक्ट करता है सेरिबेलम, मेड्यूला और सेरिब्रम को। पॉन्स किन तीन चीजों को कनेक्ट करता है? सेरिबेलम, मेड्यूला और सेरिब्रम। एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारी बॉडी का जो ब्रीदिंग सेंटर होता है, सांस कितनी लेनी है, कब लेनी है, किस ड्यूरेशन में लेनी है, वो सारा का सारा ये पॉन्स ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्लीप साइकिल एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के साथ साथ हमारी बॉडी की जो स्लीप साइकिल है, कब आपको नींद आ रही है, कब आपको उठना है, ये सारा कुछ भी पॉन्स ही कंट्रोल करता है। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन्स, मेड्यूला एंड मिड ब्रेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको ब्रेन स्टेम जो मैंने मार्क करके दिखाया है, पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन, जब ये तीनों कंपोनेंट साथ में जुड़ जाते हैं तो हम एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है? पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन। तो हमने ब्रेन में क्या देखा? ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन होता है जिसके अंदर सेरिब्रम होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिब्रम में कुछ लोब्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पैराइटल लोब्स और फ्रंटल लोब्स। फिर हमने देखा मिड ब्रेन, फिर हमने देखा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड पॉन्स एंड मेड्यूला। हाउ आर द टिश्यूज प्रोटेक्टेड? इतना इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का, नर्वस टिश्यू, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी कि भाई तुम्हें कोई भी कभी भी शॉक लग जाए, कभी भी इंजरी हो जाए, बिल्कुल नहीं। अब देख लेते हैं कि जो ब्रेन है और वो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे प्रोटेक्टेड होती है। ये डायग्राम देखो, ये आपका एक स्कल का डायग्राम है। अगर आप अपने जो सर पे, हेड पे अगर आप ऐसे टैप करते हो तो आपको डायरेक्टली ब्रेन फील नहीं होती है, आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होता है। इससे हम बोलते हैं ये स्कल या फिर क्रेनियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन, तो यू विल राइट डाउन क्रेनियम। सिमिलरली अगर आप अपने बैक पे स्पाइनल कॉर्ड को टच करते हो तो आपको डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपको बोन लाइक स्ट्रक्चर फील होता है। इसका मतलब है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कवर होता है वर्टिब्रल कॉलम से। किससे कवर होता है? वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से। अब ये देखो, ये डायग्राम, ये आपका ब्रेन का डायग्राम है। ब्रेन
और जो क्रेनियम है उसके बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिससे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिससे हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये लिक्विड हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के शॉक से। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? इतनी सारी राम कथा तो हमने पढ़ ली कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, स्टिम्युलाई क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट कैसे होता है। अब फाइनली ये भी देख लेते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन कैसे कॉज करता है। नर्वस टिश्यू फॉर्म्स अ व्हील लाइक एक्शन। अगर आप नर्वस टिश्यू के स्टेप्स को अपने दिमाग, जो रिफ्लेक्स एक्शन के स्टेप्स को अपने दिमाग में रिवाइज करो, स्टिम्युलाई को रिसीवर, जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो परसीव करता है। रिसेप्टर ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देता है, सेंसरी ऑर्गन वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर ऑर्गन्स को फिर रिस्पॉन्स हो जाता है। तो ये एक व्हील लाइक एक्शन में हमारा नर्वस टिश्यू काम करता है। फाइनल जॉब ऑफ नर्व टिश्यू इज कैरीड आउट बाय मसल टिश्यू। नर्वस टिश्यू ने तो अपना काम कर दिया, इंपल्स जेनरेट करा दी, लेकिन जो फाइनली जो वो इंपल्स है वो किसको जाके देती है? वो देती है मसल फाइबर को। मसल ही तो काम करता है। जैसे कि अगर हम हैंड की बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन्स है उसने जाके मसल्स ऑफ द हैंड को बता दिया कि हाथ हटाओ। फाइनली तो मसल्स ऑफ द हैंड ही मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से हमारा हाथ हट जाता है। Nerve impulses from brain through motor neuron reaches the muscle fiber. A neurotransmitter is formed at the point. जब nerve impulse हमारे न्यूरॉन से मसल फाइबर तक पहुंचती है तो मैंने आपको बताया था एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाता है उस टाइम पे, और उस पॉइंट को, उस नर्व इम्पल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नर्व से, न्यूरॉन से आती है, ट्रांसमिट होती है, इसलिए हम उसे न्यूरॉन ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। This transmitter causes the movement of actin and myosin which contracts the muscles. ब्रेन ने अपना काम कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स ने क्या किया, इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाके दे दी मसल्स को। आपको सबको मैंने बताया था कि मसल्स में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये क्या करते हैं? ये कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, जिसकी वजह से मसल्स में मूवमेंट हो जाती है। अंडरस्टूड? अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बोरिंग टॉपिक है, पर्सनली किसी भी चैप्टर में प्लांट्स का टॉपिक आता है तो इवन आई डोंट लाइक इट, बट क्या करें, बोर्ड क्लास है तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इस प्लांट के टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अब देखते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्व्स और मसल्स। ये आप सभी को पता है कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की तरह प्लांट में कोई नर्वस टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू तो होता नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती है? नहीं, प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स की मूवमेंट है वो थोड़ी सी अलग होती है एनिमल से। प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है जिस मूवमेंट में ग्रोथ होती है, एक होती है जिस मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट इन्वॉल्विंग ग्रोथ। आप सभी ने एक प्लांट के बारे में सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, या फिर जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं। उसको हम, अगर हम उस प्लांट्स के लीव्स को टच करते हैं तो वो बड़ा ही शर्मीला सा प्लांट है, वो अपने लीव्स को फोल्ड अप कर लेता है, छुपा लेता है। तो इस केस में क्या होता है, प्लांट के लीव्स ने मूवमेंट तो दिखाई स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में, लेकिन क्या कोई ग्रोथ हुई? कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। वहीं अगर हम मूवमेंट इन्वॉल्विंग ग्रोथ की बात करते हैं तो कोई सीड है, जब वो मिट्टी से बाहर आती है, ग्रो करती है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट शो करती है, जिसके साथ साथ ग्रोथ भी होती है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे एनिमल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही स्लो होता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में ना ही तो नर्व्स होती हैं, ना ही तो मसल्स होती हैं। तो जो प्लांट्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है वो केमिकल्स के थ्रू होती है, अभी हम आगे समझेंगे।
प्लांट्स मूवमेंट्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टिंग, फोल्डिंग और बेल्डिंग। अगर कोई प्लांट मूवमेंट शो करता है तो वो या तो उसके लीव्स ट्विस्ट हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, या फिर वो प्लांट बेंड करने लग जाएगा। अब हम थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, मतलब ऐसी मूवमेंट जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। प्लांट्स दो टाइप की मूवमेंट्स शो करते हैं। एक होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब कि स्टिम्युलाई की डायरेक्शन में अगर प्लांट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, और एक होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब अगर स्टिम्युलाई की मतलब स्टिम्युलाई तो जरूरी है लेकिन जो मूवमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो स्टिम्युलाई की डायरेक्शन में ही हो। तो प्लांट्स दो मूवमेंट्स शो करते हैं, एक होता है डायरेक्शनल, दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल। अगर हम डायरेक्शनल मूवमेंट्स की बात करें, मतलब कि स्टिम्युलाई की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो इससे हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और जो प्रोसेस है मूवमेंट का उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। ये स्टिम्युलाई कुछ भी हो सकता है, आपका लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। और जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, मतलब कि स्टिम्युलाई तो जरूरी है लेकिन मूवमेंट स्टिम्युलाई की डायरेक्शन में हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, और ऐसी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम ट्रॉपिक मूवमेंट से ही डील करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दो टर्म्स आप और जान लो। मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी स्टिम्युलाई राइट साइड से आ रही है, ठीक है, अगर प्लांट्स राइट साइड की तरफ ही बेंड होता है, ठीक है, एग्जांपल मतलब कि स्टिम्युलाई की डायरेक्शन में ही अपना रिस्पॉन्स शो करता है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। वहीं अगर स्टिम्युलाई की ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लांट अगर अपना रिस्पॉन्स शो करता है, उससे हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। शॉर्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो वर्ड इन्वॉल्व है, मतलब कहीं ना कहीं हम लाइट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो होती है इन रिलेशन टू लाइट। मतलब फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिम्युलाई है वो लाइट होता है, और जो प्लांट है वो अपना रिस्पॉन्स, जो अपनी मूवमेंट है वो लाइट के रिलेशन में दिखाता है। अब आप ये डायग्राम देखो जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है। इस डायग्राम में जो आपकी स्टिम्युलाई है, जो लाइट है, वो आपकी राइट साइड से आ रही है, करेक्ट। और जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स हमेशा लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। इसका मतलब है कि वो स्टिम्युलाई के डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करती हैं, मतलब स्टेम्स शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं अगर हम रूट्स की बात करें तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर ग्रो करती हैं, मतलब स्टिम्युलाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और रूट्स हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। सेकेंड टाइप की जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो है जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब अर्थ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जियोट्रॉपिज्म में जो स्टिम्युलाई होती है वो ग्रेविटी होती है, और जो प्लांट्स जो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं वो होता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड्स लगता है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ग्रो होता है, रूट्स या स्टेम्स? रूट्स, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में रूट्स ग्रो करती हैं, इसलिए रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो स्टेम्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं ग्रेविटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए जो स्टेम्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर की बात हो रही है, तो जो हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो स्टिम्युलस है वो वाटर होता है, और जो प्लांट्स जो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं वो होता है इन रिलेशन टू वाटर। अब जो पानी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पानी अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, और अंडरग्राउंड जमीन की तरफ रूट्स ग्रो करती हैं, इसलिए जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। और जो स्टेम है वो जो जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, मतलब वाटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो स्टेम्स हैं वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। फोर्थ टाइप का ट्रॉपिज्म है कीमोट्रॉपिज्म।
कीमो मतलब केमिकल, तो कीमोट्रोपिज्म में जो स्टिम्युलाई होता है वो होता है केमिकल, और जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है वो केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलता है, इन फीमेल बॉडी, जो होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। ये डायग्राम देखो, ये आपका ओव्यूल है, और हमेशा जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, सॉरी ये आपकी बॉडी में नहीं, आई मीन टू से द प्लांट बॉडी, जो फीमेल प्लांट बॉडी होती है, ये जो ओव्यूल है, जो पोलन ट्यूब है, ये हमेशा ओव्यूल की तरफ ही ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इस ओव्यूल में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमने 4 टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या पढ़े? फोटोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, फिर हमने पढ़ा जियोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, और कीमोट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। और 3 मार्क्स लॉक करना चाहोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये जो टेबल है ध्यान से याद कर लो। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होती है अगर वो स्टिम्युलस की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है तो हम उसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, और जो मूवमेंट होती है जिसमें स्टिम्युलस तो जरूरी है पर उसकी डायरेक्शन जो है वो स्टिम्युलस की तरफ होगी या नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो फटाफट से ये 3 मार्क्स हम लॉक कर लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टिम्युलस होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट भी होगी। और नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस, मतलब जरूरी नहीं है कि जो मूवमेंट की डायरेक्शन हो वो भी स्टिम्युलस की डायरेक्शन में ही हो। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होता है? ग्रोथ टेक प्लेस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फोटोट्रोपिज्म में या जियोट्रोपिज्म में जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ भी होती है, लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट्स है इनमें ग्रोथ नहीं होती है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो रेट पे होती हैं, वहीं अगर हम नास्टिक मूवमेंट्स की बात करें, नास्टिक मूवमेंट्स एक फास्टर रेट पे होती हैं। अब फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का एग्जाम्पल जैसे कि फोटोट्रोपिज्म में जो स्टेम्स हैं वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, वहीं अगर हम नास्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग, मतलब जो स्टिम्युलस है उसकी डायरेक्शन में जरूरी नहीं है कि जो लीव्स हैं वो फोल्ड हों। One of the board exam I had seen a question coming, differentiate between plant movements and animal movements. I don't remember the question. हाँ, ये repeated question नहीं है, but अगर एक बार आ चुका है तो it can be repeated also. तो हमें कोई भी question नहीं छोड़ना है। तो differences between plant movements and animal movements. जो plant movements होती हैं ना वो 2 टाइप की होती हैं, growth movement और non growth movement, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ नॉन ग्रोथ ही होती है। जो प्लांट जो होते हैं उनमें लोकोमोशन नहीं होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं प्लांट्स, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनमें लोकोमोशन होती है। जो प्लांट मूवमेंट्स है ना वो होती है चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अगर सेल में लॉस या गेन ऑफ वाटर हो रहा है तो सेल का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, जो शो करेगा मूवमेंट प्लांट्स में। लेकिन जो एनिमल मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से। और इसी के साथ हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Plant hormones are chemical substances that help to coordinate growth, development and responses to the environment. जितना भी coordination plants में होता है, चाहे वो growth हो, चाहे वो development हो, चाहे वो response to stimuli हो, ये सारा का सारा plant hormones ही coordinate करते हैं। और plant hormones chemical substances होते हैं।
They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो एक अलग जगह पे सिंथेसाइज होते हैं और जब उनकी जरूरत एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में होती है वो वहां अपना एक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर एक प्लांट हार्मोन रूट टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है और लीव्स को उसकी जरूरत है तो वो रूट टिप से डिफ्यूज कर जाएगा लीव्स की तरफ और वहां पे अपना एक्शन दिखाएगा. Commonly known as plant growth regulators, PGR, since most of them either stimulate or retard growth. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि प्लांट हार्मोन्स को हम PGRs भी बोलते हैं. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. PGRs का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ने वाले हो वो या तो ग्रोथ कराएंगे या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, इसलिए हम प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं. प्लांट हार्मोन्स 5 टाइप्स के होते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से आएगा ही आएगा. तो जो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो होता है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. जो पहले 3 हैं दैट इज ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर, मतलब प्लांट बॉडी में ग्रोथ कराते हैं. जो 4th मैंने आपको बताया एब्सिसिक एसिड, ये है ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब प्लांट बॉडी में ग्रोथ को रोकता कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड. 5th टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन है इथाइलिन. बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. इथाइलिन एक गैस हार्मोन है प्लांट्स में और इसका डुअल फंक्शन होता है. बहुत सारे टीचर्स आई हैव सीन टेलिंग देयर स्टूडेंट्स कि इथाइलिन जो हार्मोन है उसका काम भी ग्रोथ इनहिबिटर है. नहीं, ये एक डुअल फंक्शन हार्मोन है. ये ग्रोथ कराता भी है और ग्रोथ रुकवाता भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है. कैसे हैं हम अभी आगे देखेंगे. अब हम देख लेते हैं पहला प्लांट हार्मोन जो कि है ऑक्सिन. ऑक्सिन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन. ये क्वेश्चन आ रखा है कि नेम द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन, दैट वॉज ऑक्सिन. लाइट सेंसिटिव. जो ऑक्सिन है ना, ये हमारा इंट्रोवर्ट बच्चा है, लाइट से थोड़ा सा ये शर्माता है. ऑक्सिन का जो मेन काम होता है वो होता है सेल एलोंगेशन, मतलब सेल की ग्रोथ कराना. अब देखो, when light falls on plants, oxygen is synthesized at the shoot tip and helps the cells to grow. जब भी लाइट एक प्लांट पे पड़ती है तो प्लांट की जो शूट टिप होती है, डायग्राम देखो, ये आपकी शूट टिप है. इस शूट टिप में क्या बनता है, इस शूट टिप में बनता है ऑक्सिन और यही ऑक्सिन हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने में. लेकिन ऑक्सिन कब बनता है, ऑक्सिन सिर्फ तब बनता है जब प्लांट्स पे लाइट फॉल करती है. अब एक चीज ध्यान से समझो, ये डायग्राम देखो. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी विंडो है और विंडो के पास में आपने एक प्लांट रखा हुआ है, ठीक है. विंडो के तरफ से प्लांट पे जो है वो लाइट पड़ रही है, ठीक है. तो ऑक्सिन क्या बताया था मैंने, लाइट से शर्माता है, तो ये उस पार्ट में जाके छुप जाएगा, शेडी पार्ट में जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है. तो ये क्या कराता है, जो प्लांट है उसको लाइट की डायरेक्शन मतलब स्टिम्युलस की डायरेक्शन में ग्रो कराता है. इसीलिए जिस भी डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी ये प्लांट उस डायरेक्शन की तरफ बेंट दिखाई देगा, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो शेडी एरिया में छुप जाता है और प्लांट जो ग्रोथ है वो लाइट की तरफ को करवाता है. कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है, इसको हवा बना के नहीं पढ़ना. अब जो ऑक्सिन्स के 2 फंक्शंस होते हैं, सेल एलोंगेशन, दूसरा होता है एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस क्या है, ये डायग्राम देखो, ये मैंने आपको एपिकल बड दिखाई है. ऑक्सिन जो है ना वो एपिकल बड उसका फेवरेट है. जब ऑक्सिन ग्रो सिंथेसाइज होता है तो जो एपिकल बड है ना वो एकदम फुल चौड़ में आ जाती है कि ऑक्सिन की प्रेजेंस में मैं किसी भी और बड को अपने आसपास ग्रो नहीं करने दूंगी, क्योंकि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा एपिकल बड में होता है. तो ऑक्सिन की वजह से एपिकल डोमिनेंस भी होता है. अब हम सेकेंड प्लांट हार्मोन की बात करते हैं जो कि है गिबरेलिन्स. ऑक्सिन जब मैंने बताया था तो ऑक्सिन में मैंने बताया था कि ये सेल एलोंगेशन कराता है. जो गिबरेलिन्स है वो स्टेम एलोंगेशन कराता है, अल्टीमेटली हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट.
थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। अब ध्यान से समझेंगे, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन्स का मतलब होता है डिवीजन। मतलब साइटोकाइनिन्स ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। और ये साइटोकाइनिन्स कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली अगर ये सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है तो साइटोकाइनिन्स प्लांट के ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होगा जहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होती है, जैसे कि आपके फ्रूट्स में और आपके फ्लावर्स में। सिंथेसाइज्ड एट रूट टिप्स, ऑक्सिन मैंने बताया था कि शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, और जो साइटोकाइनिन्स है वो आपका रूट टिप पे सिंथेसाइज होता है। तो हमने जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, दैट इज योर एब्सिसिक एसिड। ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोक देता है। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के मैकेनिकल स्ट्रेस से। कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। अब प्लांट की ग्रोथ को रोकने का जो एब्सिसिक एसिड का तरीका ये होता है कि ये पत्तों को झाड़ देता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब वो फिनोमिनन होता है जो पत्ते झड़ जाते हैं, उससे हम विल्टिंग ऑफ लीव्स कहते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ हार्मोन जिससे अब रिसेंटली एमसीक्यू में क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं इज इथाइलिन। इथाइलिन गैस हार्मोन है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका डुअल फंक्शन है, मतलब ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। कैसे है ये दोनों फंक्शन, कैसे करता है? देखो, सबसे पहले तो ये राइपनिंग हार्मोन है। राइपनिंग हार्मोन मतलब फ्रूट्स की राइपनिंग में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरह से ये प्रमोशन कराता है ग्रोथ की इन द फॉर्म ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। वहीं ये लीव्स का एब्सिशन भी कराता है, प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। जो इनहिबिट करता है जो लीव्स और फ्लावर्स की ग्रोथ को, वो इथाइलिन है। इसीलिए हम इसको डुअल फंक्शन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। इन सेल्स ओनली इंक्रीजेस विड्थ बट नॉट लेंथ। जब इथाइलिन एक सेल में प्रेजेंट होता है तो ये सिर्फ सेल की विड्थ को इंक्रीज करता है, लेकिन लेंथ को इंक्रीज नहीं करता है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हार्मोन्स इन एनिमल्स। खुशी ही खुशी, खुशी की लहर, क्योंकि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो यही है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हो या आपको पसीना आने लगता है, आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत बढ़ जाती है, तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्सेस, जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द एक्शंस। अब देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। Chemical messengers produced by glands to control and regulate the activity of certain organs। जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, और ये कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऑर्गन्स की हमारी बॉडी में एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा था, और जब भी हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, हॉर्मोन्स का मतलब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपने प्रोडक्शंस, अपनी सेक्रीशंस ब्लड में नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, इनके पास अपनी एक डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपना जो सेक्रीशन है, जो हॉर्मोन्स है, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज करते हैं। जब हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन खत्म करके केमिकल कोऑर्डिनेशन शुरू किया था, तभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, और अगर नहीं आया है तो अपने दिमाग की बत्तियों को जलाओ, बिकॉज ऐसी बहुत सारी रीजनिंग क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि मैम, ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतना अच्छा, इतना वास्ट, इतना फास्ट जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो आखिर एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत है।
देखो, माना कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। जो नर्व्स हैं इसकी बहुत फास्ट है, इसका इम्पल्स फास्ट है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है ना, उसकी दो कमियां हैं। एक कमी क्या है, जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती है ना, वो हर सेल तक नहीं पहुंचती हैं। हमारी बॉडी के सारे सेल्स में नर्व्स नहीं होती हैं। और दूसरी ये कमी थी कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं ना, वो कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्स पास नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं, उन्हें एक थोड़ा सा गैप चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी ऐसे ही गैप लेने लग गई तो हमारी बॉडी को कोई इंजरी हो सकती है। अगर ब्रेन ने डिसीजन नहीं लिया तो, नर्व्स ने अपना काम नहीं किया तो, इन्हीं सारी लिमिटेशंस को ओवरकम किया केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। कैसे? देखो, जहां नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, वहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जो हर एक सेल तक पहुंचती है। और दूसरा, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो केमिकल इम्पल्सेस कंटिन्यूसली पास कर सकते हैं। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशंस की ये दो लिमिटेशंस होने की वजह से ही हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट हुआ। बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट, हॉर्मोन्स, उनके ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस, और एग्जामिनर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं पेपर में, तो जरा ध्यान से समझना है, मिक्सअप नहीं कर देना है कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है। तो जो सबसे पहला जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी ब्रेन का ही पार्ट होता है। एंड जो हाइपोथैलेमस है ना, वो जो हार्मोन रिलीज करता है वो होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। 10th क्लास में अगर आपको ये हार्मोन्स के नाम याद नहीं भी होते हैं तो इट्स ओके। 10th क्लास में ज़्यादा ये नहीं पूछे जाते हैं। अब इनका फंक्शन आपको कैसे समझ में आएगा, देखो, एक और हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन जैसे कि हम सभी की फैमिली में एक हमारे फादर होते हैं, ठीक है, ही इज द मास्टर, लेकिन हमेशा फादर से ऊपर भी हमारे ग्रैंडफादर या हमारी ग्रैंड मदर होती हैं जो हमारे घर के मास्टर को भी कंट्रोल करती हैं। ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी का मास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर को कंट्रोल करने वाला भी एक सुपर मास्टर है, ग्रैंड मास्टर, माई बाप जिसे आप बोल सकते हो, वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया तो हाइट इंक्रीजेस। अगर कम रिक्वायर्ड देन जितना रिक्वायर्ड है उससे कम अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो देयर इज ड्वार्फिज्म, लोग छोटे होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। काफी टाइम बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन एक ही है क्या, अलग अलग है क्या? बेटा ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स हैं, अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है वो उस ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है कि कितना किस क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो कंट्रोल करते हैं बाकी हार्मोन के बाकी ग्लैंड्स के फंक्शंस को। थर्ड जो ग्लैंड की हम बात करेंगे वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन वो होता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन क्या करता है? हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल को, कब उठना है, कब सोना है, कितना सोना है, जो स्लीप साइकिल को मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो होता है थायरॉक्सिन, और इसका फंक्शन होता है कि इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे कैच है और एक क्वेश्चन भी है
कि थायरॉक्सिन, इस थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। जो आयोडीन हमें कॉमन सॉल्ट नमक से मिलता है, इट इज़ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। नेक्स्ट जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसके नाम से ही मिलता जुलता हार्मोन ये रिलीज करता है, दैट इज योर पैराथायरॉइड हार्मोन। और इसका क्या फंक्शन है? ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकैगॉन। इसका एक मैकेनिज्म होता है आपस में, लेकिन इसका जो मेन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो इसका जो मेन काम होता है वो होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल, जो आप सुनते हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट बी गोइंग फॉर शुगर टेस्टिंग, तो वो जो शुगर लेवल है हमारी बॉडी में वो इंसुलिन और ग्लूकैगॉन की वजह से ही मेंटेन होता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसका नाम है एड्रिनालिन, और जो फंक्शन है इसका वो है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। बेसिकली ये गुस्से वाला, पैनिक वाला हार्मोन है। आजकल की यंग जनरेशन में आपने एक वर्ड सुना होगा, एड्रिनालिन रश। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा पैनिक को इंसान हो रहा है, तो उसकी वो जो पैनिक या बहुत गुस्सा, एंगर इश्यूज, वो सारा का सारा एड्रिनालिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो जो मेल्स का वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। टेस्टिस क्या है? मेल्स का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जो हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है वो है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। आप ये सब पढ़ चुके हो। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज में होते हैं, उनके फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो वॉइस है वो होर्स हो जाती है, भारी हो जाती है, उनके जो उनका एडम्स एप्पल है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। लास्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज ओवरीज। इसका जो हार्मोन है वो दो हार्मोन्स हैं, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स, या फिर जो हिप्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं, या फिर जो गर्ल्स हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग प्यूबिक हेयर। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। 3 मार्क का शॉर्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जो हमारी बॉडी में जो एक्शन ऑफ हार्मोन्स होता है उसको रेगुलेट करता है ये फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब अगर एक हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो दूसरा जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाएगा, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। और फीडबैक मैकेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है दैट इज इंसुलिन और ग्लूकैगॉन। जो मैंने आपको बताया था, पैनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकैगॉन निकलते हैं। अब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? देखो, अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। वहीं अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जो पैनक्रियाज हैं वो रिलीज करते हैं ग्लूकैगॉन, ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो ग्लूकैगॉन का लेवल कम हो जाता है, और जब ग्लूकैगॉन का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है।